अगर हम लोग लास्ट लेक्चर की बात करें तो वहाँ पे मैंने आपको बहुत ही स्पेशल टाइप की ब्रेकिंग के बारे में बताया था। मैंने एक स्पेशल मोड डिस्कस करा था जिसको मैंने नाम दिया था मिक्स मोड। उसके अंदर हमने सीखा था कि मल्टी मोड ऑपरेशन कह लो या मिक्स मोड कह लो, कि उसके अंदर हम लोगों ने ये बात जानी थी कि मोटरिंग और ब्रेकिंग एक साथ भी हो सकती है। यानी कि अब तक अगर मैं सारे लेक्चर की बात करूं जो भी मैंने ब्रेकिंग पे लिए हैं, हमने सीखा ब्रेकिंग क्या होती है, फिर हमने सिंगल मोड ऑफ ऑपरेशन सीखे कि भाई सिंगल मोड अगर बात करें यानी कि 4 कॉर्ड ऑपरेशन, तो एक कॉर्ड में या तो ब्रेकिंग हो रही होगी या मोटरिंग हो रही होगी। देन मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर आपको मल्टी मोड ऑपरेशन में बताया कि जिसमें ब्रेकिंग और मोटरिंग एक साथ हो सकती है। यानी कि कोई मशीन है, वो मोटरिंग कर रही थी और एकदम से ब्रेकिंग पे शिफ्ट हो गई, ठीक है। तो इस तरीके के ऑपरेशन के बारे में चर्चा करी। हमने सीखा था कि ऐसा करने के 3 तरीके, डायनेमिक, प्लगिंग एंड रीजनरेटिव ब्रेकिंग। नाउ इस लेक्चर के अंदर मेरा नाम प्रांजल है और आज इस पूरे लेक्चर के अंदर हम लोग बड़ी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं डायनेमिक ब्रेकिंग को, ठीक है। तो ये पहली टाइप ऑफ ब्रेकिंग है जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे ये कैसे होती है, विजुलाइज करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे बारीकियां कि डायनेमिक ब्रेकिंग किस तरह से करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं सेटअप की, तो मान के चलते मेरे पास एक डीसी मशीन है और उसके अंदर एक शाफ्ट है, ठीक है। उस शाफ्ट की क्या है, उस शाफ्ट पे एक लोड कनेक्टेड है, ओके। नाउ मान के चलते हैं एक लोड है जो लटका हुआ है शाफ्ट से और मुझे इस लोड को ऊपर की तरफ उठाना है, ठीक है, डीसी मोटर का इस्तेमाल करते हुए, ओके, डीसी मशीन का इस्तेमाल करते हुए। हमारे पास ऐसा करने के लिए, एनर्जी देने के लिए एक डीसी सप्लाई है जो कि यहाँ मैंने बना रखी है, पॉजिटिव नेगेटिव। ये डीसी सप्लाई है, डीसी बैटरी कह सकते हो या डीसी सप्लाई किसी भी तरीके की हो सकती है, डीसी सोर्स है, ठीक है। नाउ अगर हम बात करते हैं इस लोड की, तो इसकी नेचुरल टेंडेंसी जो है वो नीचे की तरफ है जाने की, क्योंकि लोड जो है वो ग्रेविटी कारण नीचे जाएगा, तो लोड टॉर्क नीचे की तरफ है। अगर मुझे मोटरिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो मुझे इसे ऊपर की तरफ लिफ्ट कराना पड़ेगा और ऊपर की तरफ लिफ्ट कराने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क टीई की जरूरत होगी, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क कहां से आएगा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क के लिए हमें एनर्जी क्या होगी, एनर्जी मूव करेगी। ऐसा जब भी होगा तो मोटरिंग ऑपरेशन होगा, ऐसे में एनर्जी क्या होगी, मूव करेगी सोर्स से, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स से मूव करके मोटर में आएगी एंड देन ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। और ये काइनेटिक एनर्जी की मदद से क्या होगा, लोड जो है वो ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो प्रोसेस समझ में आ रहा होगा। तो अगर हम लोग मोटरिंग की बात करते हैं तो मोटरिंग के अंदर क्या हो रहा है कि हम लोग लोड टॉर्क के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं और हम अपनी बॉडी को अपलिफ्ट कराने की कोशिश कर रहे हैं अगेंस्ट दी लोड टॉर्क, ठीक है। ये प्रोसेस हो गया मोटरिंग का। और अगर एनर्जी के फ्लो की बात की जाए तो सोर्स से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी में। क्लियर हो गया। नाउ अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, अगर ये पूरा सेम सेटअप जो मैंने लेफ्ट साइड में लिया है इसी को राइट साइड में बना दूं, बस एक चेंज कर दूं, मैं क्या करूं, ये सोर्स हटा देता हूं और यहाँ पे क्या करता हूं, एक डायनेमिक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देता हूं। सिंपल है, कुछ खास नहीं किया है मैंने। ये जो डीसी जो मेरे पास सप्लाई सोर्स था इसको हटा के केवल एक मैंने डायनेमिक रेजिस्टेंस आरडी को कनेक्ट कर दिया। क्लियर हो गया यहाँ पे। नाउ अगर मैं ऐसा कर देता हूं तो ऐसे केस में अगेन टॉर्क की अगर बात करी जाए तो लोड टॉर्क नीचे का नीचे ही रहेगा, वेलोसिटी ऊपर की ऊपर ही रहेगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। यानी कि देखो जिस समय हमने क्या करा है, जिस समय हमारी मशीन जो थी वो लिफ्ट को ऊपर की तरफ उठा रही थी या लोड को ऊपर की तरफ उठा रही थी, ऐसे समय में मैंने क्या करा, डीसी सप्लाई को हटा के एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया। तो अब क्योंकि लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही थी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कारण वो कंटिन्यूअसली अपनी डायरेक्शन मूव करती रहेगी, एकदम से चेंज नहीं होता, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई होप आपको पता होगा कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसी डायरेक्शन में मूव करती रहती है। फॉर एग्जांपल ये बॉडी अगर इधर मूव कर रही है और तुम एकदम से जो टॉर्क इस पे फोर्स अप्लाई कर रहे थे उसे हटा के रिवर्स डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर दो, तब भी बॉडी थोड़ी देर तक इधर ही मूव करती रहेगी, वो रिटार्ड होने लगेगी। यानी कि उसकी वेलोसिटी जो होगी वो रिड्यूस तो होने लगेगी पर एकदम से निगेटिव नहीं होगी, ठीक है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो सेम चीज यहाँ पे हो रही है भाई, लिफ्ट जो थी वो ऊपर जा रही थी, आपने क्या करा, सोर्स हटा के रेजिस्टेंस लगा दिया, तो लिफ्ट एकदम से नीचे थोड़ी जाने लग जाएगी वो, क्योंकि आपने ये चीज एकदम से करी है, आपने एकदम से सोर्स हटा के एक डायनेमिक रेजिस्टेंस लगाया है, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन जो होगा वो सेम रहेगा। हाँ ये हो सकता है कि इसकी स्पीड क्या होगी, धीरे धीरे रिड्यूस होने लग जाएगी, ठीक है। अब जैसे ही तुम इस पर्टिकुलर फिनोमेना को अगर ध्यान से देखो, जैसे ही आप ये करोगे, आपने सोर्स हटा के जैसे ही डायनेमिक रेजिस्टेंस लगाओगे तो ऐसे केस में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क की डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाएगी, यानी कि इन दी डायरेक्शन ऑफ लोड हो जाएगी, लोड टॉर्क, ठीक है। और जब भी ये होगा तो यहाँ पे टर्म आता है डायनेमिक ब्रेकिंग, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, जो काइनेटिक एनर्जी थी वो क्या होगा, वो मोटर के अंदर जाने लग जाएगी और वो कन्वर्ट हो जाएगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। समझ में आया।
तो जैसे ही हमने क्या करा, जैसे ही हमने डायनेमिक रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया इंस्टेड ऑफ सप्लाई, यानी कि हमने रिप्लेस कर दिया सप्लाई को डायनेमिक रेजिस्टेंस से, तो ऐसे केस में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी जो लोड की थी वो कन्वर्ट होने लग जाएगी, यानी कि वेस्ट होने लग जाएगी, ट्रांसफॉर्म होने लग जाएगी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी अब रेजिस्टेंस से पास होगी तो यहाँ हीट डेवलप होगी। यानी कि हम कर क्या रहे हैं, जैसा हमने पीछे सीखा था, इस पर्टिकुलर केस के अंदर डायनेमिक रेजिस्टेंस के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, जो काइनेटिक एनर्जी है मशीन की उसको हीटिंग के रूप में रेजिस्टेंस को हीट करके वेस्ट कर रहे हैं। ठीक, मैंने आपको बताया था शुरुआत के लेक्चर में ही, कोई बॉडी अगर घूम रही है और उसे तुम्हें रोकना है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी को निकाल लो या वेस्ट कर दो। तो हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर की जो काइनेटिक एनर्जी है उसको बाहर निकाल के इलेक्ट्रिकल के रूप में और उसको रेजिस्टेंस के अक्रॉस वेस्ट कर दे रहे हैं। क्लियर हो गया? इस तरीके के प्रोसेस को हम लोग कहेंगे डायनेमिक ब्रेकिंग। क्लियर हो गया यहाँ पे? सो ये मैंने आपको एक इनिशियल पिक्चर बता दी है कि किस तरीके से डायनेमिक ब्रेकिंग में काम हो रहा होगा, किस तरीके से डायनेमिक ब्रेकिंग काम कर रही है। अगर लेफ्ट पोर्शन की बात करूं मोटरिंग की, तो काइनेटिक एनर्जी का जो फ्लो है वो सोर्स से मोटर की तरफ और मोटर से लोड की तरफ है, जबकि अगर हम ब्रेकिंग की बात करें तो एनर्जी का जो फ्लो है वो लोड से मशीन की तरफ और मशीन से रेजिस्टेंस की तरफ है। यानी समझ में आ रहा है? तो ये चीज बिल्कुल क्लियर हो रही होगी। तो काइनेट पहले केस में इलेक्ट्रिक एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हो रही है और दूसरे में काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिकल में ट्रांसफॉर्म हो रही है। और ऐसा करने पे क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होती जा रही है इलेक्ट्रिकल में, तो मशीन स्लो होती चली जाएगी, उसकी एनर्जी वीक होती चली जाएगी और इसको हम कहेंगे ब्रेकिंग। ठीक है, यहीं पे हम ब्रेक अप्लाई करेंगे। नाउ अगर मैं बात करता हूं ऑपरेशनल मैकेनिज्म की, यानी कि अगर हम ऑपरेशनल मैकेनिज्म की बात करते हैं कि किस तरीके से, अभी जो हमने पीछे पिक्चर देखी उसका ऑपरेशनल मैकेनिज्म क्या था, तो हो क्या रहा है, अगर आपको डायनेमिक ब्रेकिंग करनी है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उसका जो आर्मेचर है उसे सोर्स से डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा और रेजिस्टेंस के अक्रॉस कनेक्ट, उसके अक्रॉस रेजिस्टेंस कनेक्ट करना पड़ेगा। या मैं कह सकता हूं सोर्स को रिप्लेस करेंगे हम लोग रेजिस्टेंस से। यानी कि अगर हमारे पास कुछ इस तरीके की मशीन है जिसमें डीसी सप्लाई लगी हुई है, तो अगर मैं इसमें डायनेमिक ब्रेकिंग करना चाहूं तो डायनेमिक ब्रेकिंग करने के लिए मुझे इस सप्लाई को रिप्लेस करना पड़ेगा रेजिस्टेंस से। और जब भी ऐसा करेंगे तो ऑपरेशन हमारा मोटरिंग से डायनेमिक ब्रेकिंग की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। नाउ अगर मैं एनर्जी की फ्लो की बात करूं तो पहले केस में एनर्जी का जो फ्लो था वो सोर्स से मोटर की तरफ था और दूसरे केस में ये जो होगा वो मोटर से, यानी कि रोटर, मोटर का जो रोटर होगा वहां से रेजिस्टेंस के अक्रॉस, रेजिस्टेंस की तरफ इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन हो जाएगा एनर्जी का। और जब डायरेक्शन चेंज हो जाएगा तो और ये जो सारी एनर्जी होगी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो मशीन से निकलेगी घूमती हुई मशीन से, वो रेजिस्टेंस के अक्रॉस जाके हीटिंग की फॉर्म में वेस्ट हो जाएगी। क्लियर हो गया यहाँ पे? ना अगर मैं बात करता हूं ऐसा करने के लिए रिक्वायर्ड कंडीशंस क्या क्या हैं, जरा उनकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर रिक्वायर्ड कंडीशन की बात करूं तो मोटरिंग का ऑपरेशन अगर मुझे कन्वर्ट करना है डायनेमिक ब्रेकिंग में, तो सबसे पहली कंडीशन ये है कि डायरेक्शन ऑफ टॉर्क रिवर्स होना चाहिए। ठीक है, यानी कि जब भी आप मोटरिंग को ब्रेकिंग में कन्वर्ट करोगे तो टॉर्क की डायरेक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा। नाउ एक चीज और ध्यान रखनी होगी ऐसा करते करते समय कि आपको डायरेक्शन ऑफ मोशन को सेम रखना पड़ेगा और वो रहेगा भी। होता क्या है कि जब भी हम ब्रेकिंग अप्लाई करते हैं, यानी कि ब्रेक तो तभी अप्लाई करोगे ना जब गाड़ी चल रही होगी, तो हमेशा डायरेक्शन ऑफ मोशन जो होता है एट दैट इंस्टेंट जब हमने ब्रेक अप्लाई करे उस समय जो डायरेक्शन ऑफ मोशन होता है वो सेम रहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बाइक चला रहे हो, तुम्हारी बाइक जा रही है और तुमने एकदम से ब्रेक अप्लाई कर रहे हो, तो जब जिस समय तुम ब्रेक अप्लाई करने जा रहे हो उस समय तो पहिया उसी डायरेक्शन में घूम रहा होगा ना जिधर हम लोग, जहां पहले मोटरिंग हो रही थी। समझ में आ रही बात? है तो जिधर आप जा रहे थे, यानी डायरेक्शन ऑफ मोशन जो होता है पूरे ही केसेस में हम लोग को सेम रखना पड़ेगा। और ऐसा होगा भी क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी समय में जब आप ब्रेक अप्लाई करोगे तो डायरेक्शन ऑफ मोशन जो होगा वो सेम रहेगा। ठीक, ब्रेक अप्लाई करते समय। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो ये दो कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। यानी कि अगर मैं बात करता हूँ डीसी मशीन की, तो डीसी मशीन के अंदर अगर टॉर्क की इक्वेशन की बात करें या टॉर्क जो डेवलप होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, उसकी अगर मैं बात कर लेता हूँ तो वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है फील्ड फ्लक्स और आर्मेचर करंट के। क्लियर हो गया यहाँ पे? यानी कि जो टॉर्क बनेगा किसी भी डीसी मशीन के अंदर, वो मोटर के अंदर, वो डायरेक्ट वो किस पे डिपेंड करेगा, फ्लक्स पे और करंट पे, या कह सकता हूं फील्ड करंट और आर्मेचर करंट पे, क्योंकि हम जानते हैं कि फील्ड फ्लक्स और फील्ड करंट लगभग सेम होते हैं। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो ये चीज होती है ना। अगर मैं चाहता हूं ब्रेकिंग अप्लाई करना, तो ब्रेक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, टॉर्क की डायरेक्शन को निगेटिव करना पड़ेगा, यानी कि जो टॉर्क मोटर में पॉजिटिव था उसे माइनस करना पड़ेगा। अब ऐसा कैसे कर सकते हैं, तो मैंने अभी देखा कि टॉर्क जो होगा वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो है प्रोडक्ट है किसका, फाई एफ और आई ए का। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि टॉर्क नेगेटिव हो तो इनका जो प्रोडक्ट है वो भी नेगेटिव होना चाहिए, यानी कि फाई एफ और आई ए इनका जो प्रोडक्ट मिलके आ रहा है वो क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। और ऐसा कब होगा, ऐसा करने के लिए या तो फाई एफ या फिर आई ए निगेटिव होने चाहिए। क्लियर हो गया? यानी अगर आप चाहते हो टॉर्क नेगेटिव हो तो टॉर्क नेगेटिव करने के लिए आपको जो प्रोडक्ट है फाई एफ और आई ए उसको नेगेटिव करना पड़ेगा। और ऐसा करने के दो तरीके, या तो फाई एफ को नेगेटिव कर दो या फिर आई ए को नेगेटिव कर दो। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कोई एक। क्लियर हो गया यहाँ पे?
ये चीज समझ में आ गई। सो दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। नाउ अब हम लोग चलते हैं आगे। नाउ इस पूरे लेक्चर के अंदर मैं सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन की ब्रेकिंग चर्चा करूंगा, और आने वाले लेक्चर के अंदर मैं शंट और सीरीज मशीन, डीसी मशीन की शंट पार्ट और सीरीज पार्ट की चर्चा करूंगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अगर मैं शंट मशीन की बात कर लेता हूं, जरा उसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो ये हमारे पास फील्ड स्ट्रक्चर है और आर्मेचर स्ट्रक्चर मैंने बना दिया। नाउ जैसे ही मैं इन पे अप्लाई करूंगा फील्ड वोल्टेज और सप्लाई वोल्टेज, ठीक, तो ऐसे केस में क्या होगा, एक फील्ड करंट और एक आर्मेचर करंट फ्लो हो जाएगा। और अगर ऐसे में जैसे ही ये कंडीशन बनेगी, यानी कि आर्मेचर करंट और सप्लाई वोल्टेज मैं दे रहा हूं, तो मोटर घूमने लगेगी। जैसे ये मोटर घूमेगी तो ये फील्ड फ्लक्स को कट करेगी, और फील्ड फ्लक्स को जब कट करेगी तो इसके अंदर एक बैक ईएमएफ आ जाएगा, ईबी। ये ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस सीरीज में डिस्कस कर चुके हैं डीसी मशीन की। ठीक है, तो यानी कि अभी तक क्या हुआ है, सेपरेटली एक्साइटेड हमने क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पे जो फ्लक्स है, यानी कि जो फील्ड फ्लक्स दे रहे हो या एक्साइटमेंट जो दे रहे हो, वो फील्ड एक्साइटेशन जो आप कर रहे हो वो एक दूसरी सोर्स से कर रहे हो, जो कि मैंने नाम दे रखा है वीएफ। ठीक है, इसीलिए इसको सेपरेटली एक्साइटेड मशीन कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो फील्ड फ्लक्स होता है वो बाहर से एक्साइट करा जाता है, अदर देन द सप्लाई वोल्टेज। ठीक है, तो क्लियर हो गया। तो फील्ड फ्लक्स से हम इसे एक्साइट कर रहे हैं, ये सर्टेन कंडीशन है ना। ऐसे केस में अगर मैं बात करता हूँ आर्मेचर करंट की, आइए, तो वो कितना हो जाता है, वो हो जाता है सप्लाई वोल्टेज माइनस का बैक ईएमएफ डिवाइड बाई आर ए। आर ए यहाँ पे आर्मेचर रेजिस्टेंस है, जो कि मशीन के अंदर पाया जाता है, मशीन की आर्मेचर वाइंडिंग की वजह से जो रेजिस्टेंस होता है। क्लियर हो गया। नाउ ऐसे में अगर टॉर्क की बात कर लेते हैं, तो टॉर्क जो बनेगा आई ए आर्मेचर करंट, वो कितना होगा, के टाइम्स आई ए इंटू आई एफ। नाउ यहाँ पे के क्या है, के है तुम्हारा प्रोपोर्शनैलिटी को जब हम हटाएंगे, पीछे मैंने देखा था टॉर्क जो होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है आई ए आई एफ के, तो बस हमने क्या करा है, प्रोपोर्शनैलिटी हटा के के लगा दिया है। ओके, के एक कांस्टेंट है, तो टॉर्क जो बनेगा वो के इंटू आई एफ बनेगा। यहाँ पे आई एफ और फाई एफ कुछ भी लिख सकते हो, मैंने आई एफ लिखा है क्योंकि भाई हम लोग करंट के टर्म्स में बात कर रहे हैं, तो आई एफ लिख दिया है। क्लियर हो गया, यहाँ पे इतनी चीज क्लियर हो गई। नाउ टॉर्क क्या है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज देखने वाली है कि टॉर्क तुम्हारा पॉजिटिव है, और पॉजिटिव टॉर्क का मतलब यहाँ पे हो रही है मोटरिंग, यानी कि ये हो गया सर्किट से हम ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे मोटरिंग परफॉर्म हो रही है। ओके, नाउ अगर मैं इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर क्या करूं, ये पूरा सर्किट सेम रखता हूं, बस एक चीज चेंज कर देता हूं, सप्लाई वोल्टेज की जगह एक रेजिस्टेंस आरडी कनेक्ट कर देता हूं। यानी कि हमने क्या करा, सोर्स को हटा के वहां पे एक डायनेमिक रेजिस्टेंस आरडी कनेक्ट कर दे। जैसे ही तुम इस तरीके की पिक्चर करोगे या इस तरीके का रिप्लेसमेंट करोगे, तुरंत ही देखो, अब यहाँ पे अगर तुमसे कहा जाए कि आर्मेचर के अंदर डायरेक्शन ऑफ करंट बताओ, तो तुम देख सकते हो कि जब सोर्स हट गया, पहले क्या था, सोर्स वोल्टेज जो था वो ज्यादा था बैक ईएमएफ से, तो ऐसे में डायरेक्शन ऑफ करंट जो थी वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, यानी कि सोर्स से मोटर की तरफ या बैक ईएमएफ की तरफ करंट फ्लो कर रहा था। लेकिन जब सेकंड केस की बात करते हैं, जब हमने किसी भी सोर्स वोल्टेज को ही हटा दिया, तो ऐसे केस में जो डायरेक्शन ऑफ करंट होगा वो क्या होगा, हायर से लोअर पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल अब क्या बचा, बैक ईएमएफ बचा, तो अब जो करंट की जो डायरेक्शन होगी वो अपने आप को रिवर्स कर लेगी, और यहाँ पे जो करंट फ्लो करेगा वो बैक ईएमएफ से डायनेमिक रेजिस्टेंस की तरफ फ्लो करेगा। क्लियर हो गया। तो अब अगर मैं तुमसे पूछा जाए डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो आई इक्वल टू 0 माइनस ईबी अपॉन आर ए। क्लियर हो गया। यहाँ पे जीरो क्यों आ गया, क्योंकि सप्लाई वोल्टेज तुम्हारा जीरो हो गया है। ठीक है, नाउ एक टर्म और ऐड करोगे इसके अंदर, प्लस आरडी, क्योंकि अब तुमने क्या करा है, आर्मेचर का रेजिस्टेंस तो पिक्चर में था ही, तुमने उसके साथ क्या करा, एक डायनेमिक रेजिस्टेंस आरडी को और ऐड कर दिया। तो अब जो टोटल रेजिस्टेंस हो गया, अगर हम बात करते हैं आर्मेचर सर्किट के अंदर, वो कितना हो गया, आर ए प्लस आरडी हो गया। क्लियर हो गया यहाँ पे। और करंट कितना फ्लो करेगा, 0 माइनस ईबी अपॉन आर ए प्लस आरडी। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यहां से तुम देख सकते हो कि जो नेट करंट आएगा वो कितना आएगा, नेगेटिव आई आएगा। क्लियर हो गया। यानी कि हमने क्या करा, हमने जब रिप्लेस करा बैटरी को डायनेमिक रेजिस्टेंस से, तो हमने एक्चुअली करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया, यानी कि पोलैरिटी रिवर्स कर दी, आई को माइनस आई कर दिया। और ऐसे केस में जो टॉर्क बनेगा वो के इंटू आई एफ इंटू माइनस आई ए बनेगा, यानी कि क्या हुआ, निगेटिव टॉर्क बनेगा। और ये जो निगेटिव टॉर्क है इसको मैंने नाम दे देता हूं टीबी। क्यों, क्योंकि इसको मैंने ब्रेकिंग टॉर्क की तरह, ब्रेकिंग टॉर्क बनेगा तो इसी को मैंने टीबी लिख दिया। ठीक है, तो अब जो टॉर्क बनेगा मशीन के अंदर वो क्या बनेगा, नेगेटिव टॉर्क बनेगा, और नेगेटिव टॉर्क का मतलब क्या होता है, ब्रेकिंग, इसीलिए मैंने टीबी लिखा था। क्लियर हो गया। तो ये मैंने सर्किट से आपको समझा दिया किस तरीके से जो होता है सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन के अंदर ब्रेकिंग, डायनेमिक ब्रेकिंग होती है। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो हमने करना क्या है, जैसे ही आप इसको डायनेमिक रेजिस्टेंस से रिप्लेस करोगे सोर्स को, तो वहां पे क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स हो जाएगा, और करंट रिवर्स होने से टॉर्क रिवर्स हो जाएगा, कीपिंग द फील्ड करंट कांस्टेंट। देखो फील्ड करंट दोनों में सेम है। तो आई होप जी समझ में आ गई होगी। सो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट। आई होप इसमें कोई तरीके का डाउट नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने विजुलाइज करा कि भाई किस तरीके से डायनेमिक ब्रेकिंग होती है, हमने लोड और मशीन को बना के देखा था, शाफ्ट आउट बना के। दूसरे केस में मैंने रिक्वायर्ड कंडीशन सीखी। नाउ फाइनली हमने सर्किट से एनालाइज कर लिया है। ओके, क्लियर हो गया। ये हो गई आपकी सर्किट एनालिसिस। नाउ इसको अगर हम टॉर्क एनालिसिस कर लेते हैं इसी में, तो अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे एक लोड है, जैसा हमने सीखा था लिफ्ट के रूप में सीख लेते हैं। तो इसका नेचुरल टेंडेंसी थी, जहाँ पे लोड है, जहाँ पे लोड कनेक्टेड है वहां पे है, तो नेचुरल टेंडेंसी ये थी।
ये जो था इस कंडीशन में क्या हो रहा है, लिफ्ट जो थी हमारी ऊपर जा रही थी, मान के चलते हम ग्राउंड फ्लोर पे चढ़े और हमने 5th फ्लोर की घंटी दबा दी, तो हमारी जो लिफ्ट है वो ऊपर जा रही है और इसे ऊपर ले जाने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क जिम्मेदार था। जैसे ही तुम 4थे फ्लोर पे पहुंचोगे, 4थे फ्लोर पे पहुंचने पे यहाँ तक तो मोटरिंग हो रही थी क्योंकि तुम ग्राउंड फ्लोर से 5वें फ्लोर तक जा रहे थे, पर जैसे ही तुम 4थे फ्लोर पे पहुंचोगे, 4थे फ्लोर पे जब हम पहुंचेंगे तो हमें क्या करना है, अगर डायनेमिक ब्रेकिंग तुम अप्लाई करते हो, ऐसा करने के लिए अगर आप चाहते हो कि डायनेमिक ब्रेकिंग हो, तो ऐसे केस में क्या होगा, लोड टॉर्क वही रहेगा, ओमेगा भी वही रहेगा, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, अपने आप ब्रेक अप्लाई करने पड़ेंगे। तभी तो तुम 4थे फ्लोर पे ब्रेक अप्लाई करोगे, तभी तो 5वें तक जाके रुकोगे। तो होगा क्या, जो लिफ्ट है वो तुम्हारी 4th फ्लोर से ब्रेकिंग अप्लाई करने लग जाएगी। अब ब्रेक कैसे अप्लाई करेगी, तो ब्रेक अप्लाई करने के लिए क्या करेगी, अपने टॉर्क को रिवर्स कर लेगी। क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क है, जो प्रीवियस केस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क तुम्हारी मोटरिंग ऑपरेशन कर रहा था, यानी कि लिफ्ट को ऊपर उठा रहा था, वो अब सेकंड केस में क्या करेगा, ये सेम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क ये क्या करेगा, रिटार्ड करने की कोशिश करेगा। यानी कि तुम्हारी जो लिफ्ट की स्पीड है, जो लिफ्ट तुम्हारी ऊपर जा रही थी बहुत तेजी से, ग्राउंड फ्लोर से 5th फ्लोर की तरफ जो बहुत तेजी से जा रही थी, उसे धीरे करने की कोशिश करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क। और यही जो है, इसी नेगेटिव टॉर्क को हम लोग कहते हैं ब्रेकिंग टॉर्क। क्लियर हो गया यहाँ पे। ना अगर आपसे कह दिया जाए इस पूरे फिनोमेना में कि टोटल ब्रेकिंग टॉर्क क्या हुआ, कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में कि टोटल ब्रेकिंग टॉर्क कितना हुआ, ठीक है। तो टोटल ब्रेकिंग टॉर्क जो होगा वो कितना होगा, TBN इक्वल टू TL प्लस T। बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क जो है वो तो तुम्हारा केवल एक ब्रेकिंग टॉर्क है, लेकिन अगर टोटल टॉर्क यानी कि कितने टॉर्क हैं जो ब्रेक अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, या दूसरे टर्म्स में मैं कहूँ कि कितने टॉर्क जो हैं वो तुम्हारा मोटर को या लिफ्ट के मोशन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं मोशन को, तो तुम यहां से देख के बता सकते हो 2 टॉर्क हैं। कौन कौन से, एक तो लोड टॉर्क हो गया जो अपोज करने की कोशिश कर रहा है, और एक हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क। देखो सेकंड पिक्चर में, देखो यहां से अगर मैं सेकंड पिक्चर की तरफ तुम्हें ले जाऊं, तो देखो ये वाला टॉर्क है जो अपोज करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि मोशन इधर की तरफ है, और एक ये वाला टॉर्क है। तो देखो ये दोनों टॉर्क जो होंगे ये सपोर्ट में आ गए। तो ऐसे केस में जो मोटर को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, जो ब्रेक अप्लाई करने की कोशिश कर रहा है मोटर के अंदर, वो कौन कौन से टॉर्क हो जाएंगे, TL प्लस TE, यानी कि दोनों के दोनों, TL लोड भी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क भी। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा ना। होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क की बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क की जो वैल्यू होती है वो हमने पीछे देखी थी, K इंटू 5F इंटू IA, और यहाँ पे IA की अगर बात कर लेते हो माइनस का EV डिवाइड बाई RA प्लस RD। तो आई होप पूरी की पूरी पिक्चर आपको क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ पे बहुत ही कीमती कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया। कभी कभी हमसे पूछा जाता है टोटल ब्रेकिंग टॉर्क क्या है, तो हम वहाँ क्या करते हैं, केवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क को लिख के चले जाते हैं। ये आंसर गलत है। अगर तुमसे पूछा जा रहा है ब्रेकिंग टॉर्क तो आप लिखेंगे T। अगर तुमसे पूछा जा रहा है टोटल ब्रेकिंग टॉर्क तो वहां पे लोड टॉर्क को ऐड करना ना भूलें। आई होप क्लियर हो गया होगा, सब समझ में आ गया होगा। तो अगर तुमसे पूछा जाएगा कभी भी कि टोटल कितने टॉर्क ब्रेक अप्लाई कर रहे हो, तो 2 टॉर्क, लोड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क। तो ये लेक्चर आई होप यहाँ पे मैं इसको समअप कर देता हूँ। आपको ये लेक्चर पूरी तरीके से समझ में आया होगा। यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स लेक्चर को मैंने सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी अपनी तरफ से। ये काफी कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है क्योंकि क्या होता है, हम लोग हमेशा चार्ट रट के चले जाते हैं, फॉर्मूला रट के चले जाते हैं, पर डायनेमिक ब्रेकिंग एक्चुअल में कैसे हो रही है सेपरेटली एक्साइटेड मशीन में, DC मशीन में, वो हमें समझ में नहीं आता। इस लेक्चर को देखने के बाद मैं 100% श्योर हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, आपको विजुलाइज हुआ होगा किस तरीके से सेपरेटली एक्साइटेड मशीन वर्क करती हैं, और कैसे हम लोग मोटरिंग से ब्रेकिंग में जब जाते हैं तो कर्व क्यों स्विच हो जाता है, कर्व क्यों शिफ्ट होता है। ये सारे आंसर आपको मिल गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है कमेंट सेक्शन बता सकते हैं। अगर आपको कोई लेक्चर चाहिए या इससे रिलेटेड कोई और चीज सीखना चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन बताएं। लेक्चर पसंद आया तो लाइक कर सकते हो और चैनल को यार सब्सक्राइब कर दो भाई, इतना तो कर ही सकते हो। ठीक है, तो ये वो मिनिमम चीज है जो आप मुझे दे सकते हो एज अ रिटर्न। अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो आप सब्सक्राइब और लाइक दोनों चीजें कर सकते हैं। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद।